हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ ए2 में। मैं संजय कुमार प्रजापति। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे न्यूटन गति का तीसरा नियम। इसके पिछले वीडियो में हमने न्यूटन गति का पहला नियम और दूसरा नियम की चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को मिस कर रहे हैं तो प्ले लिस्ट में वो वीडियो डाला गया है, आप पहले उस वीडियो को जाके देख लीजिए। तो बच्चों, हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं न्यूटन गति का तृतीय नियम। न्यूटन ने अपने इस गति के नियम में क्या कुछ कहा था। सबसे पहले हम यहाँ न्यूटन गति के तृतीय नियम को लिख देते हैं, ठीक है ना। न्यूटन गति का तीसरा नियम। न्यूटन गति का तीसरा नियम। पहले परिभाषा लिख देते हैं, उसके बाद हम आपको समझाते हैं न्यूटन गति का तीसरा नियम। न्यूटन गति का तीसरा नियम है जब कोई वस्तु आपस में अन्योन्य क्रिया करती है तो पहले वस्तु द्वारा दूसरे वस्तु पर और दूसरे वस्तु द्वारा पहले वस्तु पर लगाया गया बल आपस में बराबर होता है और यह विपरीत दिशा में लगता है। विपरीत दिशा में लगता है, ठीक है ना। ध्यान से समझिए और इस परिभाषा को पहले नोट कीजिए, यानी इस नियम को पहले आप नोट कीजिए। उसके बाद हम आपको संपूर्ण डिटेल्स इसमें क्या कहना चाहते हैं वो हम आपको समझाते हैं, ठीक है। पहले आप इसको नोट कर लीजिए। आइए बच्चों, इसको हम स्पष्ट करते हैं। यानी इस नियम में, न्यूटन गति का तीसरा नियम में, हर हाल में कोई दो वस्तु होना चाहिए। कितना वस्तु होना चाहिए? और दो वस्तु। और वह दो वस्तु जो होगा वह आपस में कौन सी क्रिया करनी चाहिए? अन्योन्य क्रिया। क्या करना चाहिए? अन्योन्य क्रिया। अन्योन्य क्रिया का मतलब है बच्चों कि एक वस्तु दूसरे वस्तु पर और दूसरे वस्तु पहले वस्तु पर कोई कार्य करना चाहिए। इस कार्य को अन्योन्य क्रिया कहते हैं, ठीक है ना। यानी हम किसी दूसरे पर और कोई दूसरा हम पर जब कार्य करता है तो इस कार्य को अन्योन्य कार्य कहते हैं। तो इस क्रिया करना चाहिए, तो उस हालात में जो पहला वस्तु होगा वह किस पर बल लगाएगा? दूसरे वस्तु पर बल लगाएगा, ठीक है ना। तो उसी समय उसी समय दूसरा जो वस्तु होगा वह दूसरा वस्तु क्या करेगा? पहले वस्तु पर बल लगा देगा, ठीक है ना। बल लगा देगा तो वह जो बल लगाएगा वह बल बराबर होगा और विपरीत दिशा में होगा, उल्टा दिशा में। मान लीजिए कि एक कोई ये पिंड है, ठीक है ना, और दूसरा पिंड है ये,
ठीक है, एक पिंड है m1 और दूसरा पिंड है m2। जब यह आपस में अन्योन्य क्रिया करेगा तो यह इस पर बल लगाएगा, मान लीजिए F1 बल लगा रहा, और यह बल इस पर लगाएगा F2 बल, ठीक है ना। यानी जब कोई वस्तु आपस में अन्योन्य क्रिया कर रहा है तो यह बल, यानी यह पहला वस्तु है, यह पहला वस्तु किस पर बल लगाएगा, दूसरा वस्तु पर। तो क्या करेगा, दूसरा वस्तु भी पहला वस्तु पर क्या लगा देगा, बल लगा देगा, और यह बल आपस में बराबर होता है। यानी F1 का जो वैल्यू होगा ना F2 के वैल्यू के बराबर आएगा, यानी दोनों बराबर बल लगाएगा, ठीक है ना। और एक क्या होगा, माइनस में होगा, यानी विपरीत दिशा में होगा, एक प्लस में तो एक माइनस में। न्यूटन गति यही कहना चाहते हैं, पहला नियम समझ में आया। जब कोई दो वस्तु आपस में अन्योन्य क्रिया करती है तो उस क्रिया के दौरान पहला वस्तु दूसरे वस्तु पर और दूसरा वस्तु पहले वस्तु पर क्या लगाता है, बल लगाता है। वह बल आपस में बराबर होता है और विपरीत दिशा में होता है। यह कहा था किसने, न्यूटन गति के तीसरे नियम में इस बात की चर्चा है। बात समझ में आ गई। यहाँ परिभाषा लिखा हुआ, यहाँ समझा देते, नहीं समझ में आए तो फिर से एक बार समझ सकते हैं। समझिए, एक वस्तु हम हैं, हम क्या कर रहे हैं, इस वस्तु पर बल लगा रहे हैं। जैसे ही हम, देखिए दो वस्तु, एक हम और एक मार्कर, ये दो वस्तु है। जैसे ही हम अपने उंगली के सहारे इस वस्तु पर बल लगाएंगे, इस पर जो हम बल लगा रहे हैं तो हमारे उंगली जब इस पर बल लगा रही तो मार्कर भी उंगली पर बल लगाएगा। बात समझ रहे, यानी हम मार्कर पर बल लगाएंगे, मार्कर उंगली पर बल लगाएगा, और दोनों बल का मान आपस में बराबर होगा। दोनों मतलब दोनों बल का मान आपस में बराबर होगा और विपरीत दिशा में। देखिए, हम इधर लगाएंगे, इधर लगाएगा, हम इधर धक्का देंगे, वो इस तरफ धक्का देगा, ठीक है ना। तो न्यूटन गति का यह क्या था, तीसरा नियम। बात समझ में आए। यानी फिर से एक बार समझ लीजिए, मान लीजिए ये कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है, ये लगा रहा है बी वस्तु पर बल, ये लगा रहा है बी वस्तु पर बल, F1 बल। तो क्या होगा, बी भी बल लगाएगा किस पर, ए वस्तु पर। कौन बल लगा रहा, मान लीजिए F2 बल लगा। एक वस्तु ए है जो बी पर बल लगा रहा है, उस बल को हम बोले हैं F1, और एक बी वस्तु है जो ए वस्तु पर बल लगा रहा है, उसको बोले हैं F2। दोनों का मान आपस में क्या होगा, बराबर होगा और एक विपरीत दिशा में। यानी कहने का मतलब इस हालत में F1 बराबर क्या होगा, F2, लेकिन एक क्या होगा, माइनस में होगा। न्यूटन का यही गति नियम है। आइए हम न्यूटन गति के तृतीय नियम को कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है ना। यानी एग्जाम्पल से समझिए न्यूटन गति का तीसरा नियम, ठीक है। आप न्यूटन गति के तीसरे नियम को एग्जाम्पल से समझिए। हम बारी बारी से न्यूटन गति के तीसरे नियम को एग्जाम्पल लिख देते हैं, ठीक है ना। आप उस एग्जाम्पल को नोट करते चाहिए, उदाहरण को, ठीक है ना। हम लिख दे रहे हैं। पहला लिखिए 1 नंबर में, ठीक है ना। यहाँ लिख दीजिए न्यूटन गति के तीसरा नियम का उदाहरण। न्यूटन गति के तृतीय नियम का उदाहरण पहला लीजिए, पहला 1 नंबर उदाहरण, ठीक है ना। तो पहला उदाहरण समझिए, गुब्बारा वाला समझिए। गुब्बारे को जब हम, ठीक है ना, खुला छोड़ देते हैं तो वह क्या होने लगता है, गति करने लगता है।
क्या करने लगता है, गति करने लगता है। पहला समझिए, कोई गुब्बारा है, ठीक है ना, बैलून, वह पूरी तरह हवा से उसको फूंक के क्या करते हैं, भर देते हैं। यानी एक पचके हुए बैलून को आप क्या कीजिए, हवा दे के फूल के उसको क्या कीजिए, फूंक के फुला लीजिए। और फुलाने के बाद उसका मुंह को क्या कीजिए, बंद कर दीजिए। मुंह को जैसे ही बंद कीजिएगा और उसको छोड़िए, उसको जैसे ही आप छोड़िएगा तो वह गुब्बारा क्या करने लगेगा, गति करने लगेगा, इधर उधर भागना शुरू कर देगा, ठीक है ना, यानी छटपटाना शुरू कर देगा गुब्बारा, ठीक है ना। गुब्बारे को फुला के उसका मुंह बंद कर लीजिए और उसको छोड़ दीजिए उसके मुंह को, तो गुब्बारा क्या होगा, वह इधर उधर भागने लगेगा, यानी गति करने लगेगा। क्यों, क्या कारण है, तो उसका कारण है, आप यहाँ उस फिगर को देख सकते हैं। इसका कारण है कि जब गुब्बारा भरा होता है, यहाँ देखिए, यानी यह गुब्बारा जब भरा हुआ है, इस गुब्बारे के पीछे से बहुत ज़्यादा एयर प्रेशर देता है, ठीक है ना। यह गुब्बारा है और यह हवा है, क्या है, हवा। हवा जो है बाबू, हवा बल लगाएगा नीचे की तरफ, एक बल लगाएगा कहाँ, नीचे की तरफ, ठीक है, और दूसरा बल लगेगा कहाँ, ऊपर की तरफ, ठीक है ना। दो बल लगेगा, एक हवा बल लगाएगा नीचे की तरफ। तो इस हालात में एक बल काम करेगा, न्यूटन गति का तीसरा नियम कहना, वहाँ एक बल काम करेगा जो इसके ठीक विपरीत दिशा में एक बल लगेगा। यानी जिस दिशा में हवा बल लगा रहा है नीचे दिशा तरफ, उसके ठीक विपरीत दिशा में एक और बल लगेगा, ठीक है ना। वह बल जो होगा इस बल के, यानी हवा द्वारा लगाए गए बल के बराबर होगा और विपरीत दिशा में होगा। तो हवा इधर बल लगाएगा, बैलून ऊपर उड़ेगा, ठीक है ना। यानी इस तरह से आप समझ सकते हैं न्यूटन गति के तृतीय नियम। ये एग्जाम्पल था, ठीक है ना। दूसरा एग्जाम्पल समझ सकते हैं, आइए बच्चों देखते हैं हम एग्जाम्पल नंबर दूसरा उदाहरण, ठीक है ना। उदाहरण नंबर 2, यानी बंदूक चलाते समय, यहाँ हम लिख देते हैं उदाहरण, बंदूक चलाते समय, ठीक है ना। जब बंदूक चलाते हैं तो बंदूक चलाते समय बंदूक का पीछे की ओर धक्का देना, पीछे की ओर धक्का देना। ध्यान दीजिए बच्चों, जब हम बंदूक चला रहे होते हैं तो उस दरमियान में बंदूक जैसे ही चलाते हैं तो हमको क्या करता है, पीछे की ओर झटका देता है। यानी गोली निकलती है आगे और झटका लगता है पीछे, ठीक है ना। यानी हमको पीछे के, जैसे ही बंदूक चलाते हैं तो उस दरमियान क्या होता है, बंदूक आगे, बंदूक की जो गोली है वह आगे निकल के जाती है, लेकिन झटका कैसे लगता है, पीछे की ओर झटका लगता है। क्या, क्यों कारण है, तो ध्यान से समझिए। उसका भी न्यूटन गति का तृतीय नियम क्या है कि जैसे ही बंदूक चलती है, वहाँ देख लीजिए बंदूक चल रही है, जैसे ही बंदूक चलती है तो बंदूक से जो निकलने वाली ये नीडल होगी, ठीक है ना, ये गोली, ठीक है ना, यह गोली आगे की ओर, यानी एक बल लगाएगा आगे की ओर, ठीक है ना। तो उस दरमियान जितना बल आगे की ओर लगता है उतना बल पीछे की ओर भी लगेगा, ठीक है ना, उतना बल पीछे की ओर लगेगा। यानी यहाँ न्यूटन का कहना है कि एक बल आगे और ठीक उसके विपरीत दिशा में एक बल पीछे काम करता है। तो गोली झटका, जितना वेग से यह आगे जाएगा, जितना बल लगाकर यह गोली आगे बढ़ेगी, उतना झटका हमको पीछे की तरफ महसूस होगा और हमको क्या करेगा, पीछे की ओर धक्का देगा। आप ध्यान रखें कि जब आप नाव से उतरते होंगे तो आपका नाव पीछे चल जाता है, या फिर नाव खेपते समय खेवैया को, यानी नाव जो खेवने वाला होता है, खेवैया को देखते होंगे कि वह नाव खेवने वाले से वह पीछे की ओर पानी करता है, लेकिन नाव आगे की ओर गति करता है, ठीक है ना। ये सब एग्जाम्पल्स जो हैं यह न्यूटन गति के तृतीय नियम के एग्जाम्पल है।
या फिर कह सकते हैं जब हम लोग पानी में तैर रहे होते हैं तो पानी में तैरते समय हम पानी को क्या करते हैं, पीछे की ओर बल लगाते हैं, यानी पानी को लेकर पीछे की ओर क्या करते हैं, बल लगाते हैं। जैसे पीछे की ओर बल लगाते हैं तो पानी कहाँ जाता है, पीछे। बल लगा रहे हैं पीछे, लेकिन ठीक उसके विपरीत दिशा में एक बल लगता है, यानी आगे की ओर बल लगता है, जिसको क्या करता है, हमको आगे बढ़ाने में हमारी मदद करता है। ठीक है ना। यह किसका उदाहरण है, तो ये सब न्यूटन गति का तृतीय नियम का उदाहरण है। जैसे हम लोग ज़मीन पर पैदल चल रहे हैं, पैदल चलते हैं, तो आप ध्यान देते होंगे कि उस दरमियान जब पैदल हम लोग टहल रहे होते हैं तो उस दरमियान हम अपने पैरों के चंगुल से ज़मीन पर एक बल लगाते हैं। तो न्यूटन गति के तृतीय नियम में क्या होगा, तो ज़मीन भी एगो हमारा पर बल लगाएगा। हम बल लगाते हैं पीछे की ओर और ज़मीन बल लगाता है आगे की ओर, जिसके कारण हम लोग क्या होते हैं, आगे बढ़ पाते हैं। ठीक है ना। तो ये सभी थे न्यूटन्स गति के उदाहरण। ठीक है ना। अब हम इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इसमें देखेंगे संवेग संरक्षण का सिद्धांत। आपके लिए संवेग संरक्षण का सिद्धांत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक रखता है। आइए बच्चों, हम पहले बात कर ले संवेग संरक्षण सिद्धांत की। आइए बच्चों, समझते हैं संवेग संरक्षण सिद्धांत। संवेग संरक्षण सिद्धांत जो है यह न्यूटन गति के दूसरा नियम पर आधारित है। न्यूटन गति का दूसरा नियम हम बता चुके हैं, न्यूटन गति के दूसरे नियम को। ठीक है ना। फिर से कह दे रहे हैं कि न्यूटन गति का दूसरा नियम का वीडियो यदि मिस कर रहे हैं तो वो वीडियो मेरे प्ले लिस्ट में डाला गया है, वो जाके देख लीजिए, तब आपको न्यूटन गति का द्वितीय नियम समझ में आ जाएगा। तब यहाँ आप संवेग संरक्षण समझ सकते हैं। तो न्यूटन गति का द्वितीय नियम से यह संवेग संरक्षण आधारित है। न्यूटन गति के दूसरे नियम में हम बताए थे कि संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होता है। इस चीज़ को हमने बताया था, यानी संवेग में परिवर्तन की दर जो होगा। अब यहाँ तो वह द्वितीय नियम था, लेकिन सवाल है कि जब हम किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल नहीं लगाए तो क्या उसके संवेग में परिवर्तन होगा? नहीं होगा। जब तक कि हम किसी बाह्य वस्तु पर कोई बाह्य बल नहीं लगाएंगे तो संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है ना। आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए। ठीक है ना। अगर संवेग में परिवर्तन नहीं होगा तो उसका संयुक्त निकाय का कुल संवेग जो है वह संरक्षित रहेगा। यानी उस वस्तु का जो पहले संवेग था और बाद में संवेग होगा, दोनों संवेग जो है वह बराबर होगा, वह सुरक्षित होगा। ठीक है ना। संरक्षित होगा। ठीक है। यानी किसी वस्तु पर कहता है कोई बाह्य बल आरोपित न हो, किसी वस्तु पर हम अगर बाह्य बल नहीं लगाए तो उसका सब संवेग सुरक्षित रह जाएगा, संरक्षित रह जाएगा। ठीक है ना। जबकि न्यूटन गति का दूसरा नियम बोला था कि यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल लगता है तो वह बल उसके संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपातिक होगा। ठीक है ना। आइए बच्चों, संवेग संरक्षण सिद्धांत का ये जो डेफिनेशन है इसको हम प्रूफ कर ले और आपको स्पष्ट करवा दे कि हाँ, अगर किसी वस्तु पर बाह्य बल आरोपित नहीं होगा तो उसका सब संवेग सुरक्षित रहेगा, संरक्षित रहेगा। ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, तो यहाँ हम दो वस्तु मानते हैं। मान लीजिए कि एक वस्तु है ए। ठीक है ना। मान लीजिए, यानी माना कि, ठीक है ना, माना कि एक वस्तु है ए, एक वस्तु है ये ए। ठीक है ना, जो u वेग से गति कर रहा है। हम यहाँ फिगर बनाते जाते हैं, बोलते जाते हैं, आप नोट कर लीजिए। माना कि ए कोई वस्तु है जो u वेग से क्या कर रहा है, गति कर रहा है, और एक वस्तु है b। ठीक है ना, जो v वेग से गति कर रहा है। ठीक है ना। आप इस चीज़ को नोट करते जा सकते हैं। माना कि एक वस्तु a है जो u वेग से गति कर रहा है, और एक वस्तु b है जो v वेग से क्या कर रहा है, गति कर रहा है।
ठीक है ना, आप इसको नोट करते जाइए। और कुछ समय के पश्चात यह दोनों आपस में क्या हो गया, टकरा गया। कुछ समय के बाद ये दोनों आपस में क्या हो गए, टकरा गए, यानी ए और यहाँ बी आपस में क्या हो गए, टकरा गए कुछ समय के बाद, ठीक है ना। कुछ समय के बाद दोनों क्या हो गए, आपस में टकरा गए, यानी ए और बी आपस में क्या हो गया, टकरा गया। टकराने के बाद टकरा गया। अब टकराने के बाद जो है, यह मान लीजिए ये ए है, इसका वेग परिवर्तन हो गया और इसका जो वेग है वह हो गया, मान लीजिए u1, क्या हो गया, u1, और इसका जो वेग है वह मान लीजिए b वस्तु का वेग वह हो गया v1, ठीक है ना। आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर मिटा के हम आगे समीकरण बताएंगे। आइए बच्चों समझिए, मान लेते हैं कि A1 यानी A और B कोई दो वस्तु है जो U1 और U2 वेग से क्या कर रहा है, गति कर रहा है। कुछ समय के बाद, यानी हम यहाँ लिख देते हैं T समय के बाद वह दोनों वस्तु आपस में क्या होता है, टकरा जाता है। टकराने के बाद A वस्तु का वेग v1 और B वस्तु का वेग v2 हो जाता है। आप इसको लिख लीजिए, क्या लिखिएगा, माना कि A और B कोई वस्तु है या कोई गोला है या कोई पिंड है जो u1 और u2 वेग से क्या कर रहा है, गति कर रहा है। कुछ समय के बाद, या फिर बोल सकते हैं T समय के बाद, वह दोनों आपस में क्या होता है, टकरा जाता है। और टकराने के बाद उसका वेग यानी A का वेग v1 और B का वेग v2 हो जाता है, ठीक है ना। आप इसको लिख के ये फिगर बना के रखिए। तब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं आगे, ठीक है ना। आप इसको नोट कर लीजिए और इसको हम मिटाते हैं। अब इसको छोटा करके हम बना देंगे आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। अब होता है कि ए वस्तु का संवेग, यानी जो ए गोला था, यहाँ फिगर देख लीजिए, एक गोला ए था और एक गोला बी था। यह u1 u2 और ये u1 वेग से क्या कर रहा था, गति कर रहा था। तो ए वस्तु का जो संवेग होगा, ए वस्तु का जो संवेग होगा वह क्या होगा, ध्यान दीजिए। ए वस्तु का संवेग परिवर्तन लिखते, ए वस्तु के संवेग में परिवर्तन, यानी कितना परिवर्तन हुआ। संवेग में परिवर्तन, संवेग का फार्मूला हम बता चुके हैं वीडियो में कि वेग में परिवर्तन का दर क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ जो होगा, या द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। तो यहाँ देखिए, पहले क्या था द्रव्यमान इसका m, अब वह क्या था, पहले v हो गया था, v1 हो गया था, ठीक है ना, माइनस इसको v2 कीजिए। ए वस्तु का निकाल रहे हैं, ए u1 था, ए u2 में m u1 को क्या कीजिए, घटा लीजिए। यानी पहला जो वस्तु था, यानी पहला जो संवेग था, वह पहला संवेग क्या था, ये था, ठीक है ना। पहला वस्तु का संवेग, वस्तु ए का संवेग निकाल रहे थे और वस्तु ए का निकाल रहे थे। तो ये वस्तु ए के लिए v1 था और u1, यानी वहाँ यहाँ से समझिए इस चीज़ को, टकराया, टकराने के बाद ए वस्तु का वेग क्या हो गया था, v1 हो गया था, और यहाँ बी वस्तु का वेग क्या हो गया था, v2 हो गया था। तो पहले था कितना वेग, u1, बाद में क्या हो गया, v1। यही न वेग में परिवर्तन हुआ, वेग में परिवर्तन, और इसका द्रव्यमान मान लीजिए क्या था, m था। इसी द्रव्यमान के गुणनफल को, यानी वेग में जो परिवर्तन हुआ, पहले था v1 हो गया u1, तो अंतिम वेग में परिवर्तन की दर यानी उसका गुणनफल और पहला वेग में द्रव्यमान के गुणनफल के अंतर को क्या कहेंगे, संवेग कहेंगे।
तो पहला हो गया। अब हम लिखते हैं बी वस्तु के लिए या बी वस्तु का संवेग परिवर्तन, यानी बी वस्तु कितना संवेग में परिवर्तन किया, संवेग में परिवर्तन। तो बी वस्तु के लिए बाद में क्या हो गया mv2, पहले क्या था mu2, क्या था mu2। आप इस चीज़ को नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं, नोट करते जाइए। संवेग में परिवर्तन, मान लीजिए कि जब यह वस्तु एक दूसरे से टकराया था, यहाँ समझिए, एक दूसरे से टकराया था, ई वस्तु ए था, ई वस्तु बी था, एक बल इस पर लगेगा और एक बल इस पर लगेगा, ठीक है ना। तो यानी ये जो लगेगा, ये जो बल लगेगा यानी F, इसको कहेंगे ए बी, यानी बी वस्तु ऐसे देखिए यहाँ बी ए, यानी बी पर बल लगा रहा है कौन ए, और ये जो बल लगा रहा है इसको हम लिखेंगे F ए बी, यानी ए पर बल लगा रहा है कौन बी, यानी जो बाद में लिखा हुआ है ना वो बल लगाने वाला है और जो पहले लिखा है उस पर बल लग रहा है, ठीक है ना। जैसे अगर हम लिखें एफ ए बी, इसका मतलब है कि बल लगा रहा है कौन बी, लगा रहा है किस पर ए पर, और अगर हम लिख दें एफ बी ए तो इसका मतलब है कि ए बल लगा रहा है किस पर बी पर। तो यहाँ तो जब दोनों टक्कर खाया तो ए वस्तु बी पर बल लगाएगा, ए वस्तु बी पर बल लगाएगा, और एक बल लगाएगा बी वस्तु ए पर और एक लगाएगा ए वस्तु बी पर, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे न्यूटन गति के तृतीय नियम से, न्यूटन गति के तृतीय नियम से ये लिख सकते हैं एफ ए बी बराबर, एक तो उल्टा दिशा में लगेगा एफ बी ए, यानी न्यूटन गति के तृतीय नियम के अनुसार एक बल बी लगाएगा ए पर और ए लगाएगा बी पर, लेकिन एगो क्या होगा माइनस में होगा। ये न्यूटन गति का तृतीय नियम के अनुसार, इसको लिख लीजिए समीकरण 1। आप इस चीज़ को समझ चुके हैं, ठीक है ना। आप यहाँ तक नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों, अब देखते हैं न्यूटन गति के द्वितीय नियम से, न्यूटन गति के द्वितीय नियम से। न्यूटन गति का द्वितीय नियम कहता है एक जो बल लगेगा, मान लीजिए एफ ए बी वाला बल, वह संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होगा, यानी संवेग में परिवर्तन की दर m1 v1 माइनस m1 u1 बटा टी, ठीक है ना, बटा टी। और एक लगेगा एफ बी ए जो होगा वह m2 v2 माइनस m2 u2 बाय टी के बराबर होगा। आप इस चीज़ को नोट लीजिए, इसका मान हम समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है ना। यहाँ तक नोट कीजिए, उसके बाद हम आपको लिखते हैं, यानी इसका मान देख लेते हैं, कटवो करता है, हाँ कट रहा है, ऊपर लिखते हैं, ठीक है ना। यानी ये जो दोनों मान आया है इसका मान क्या करेंगे समीकरण 1 में रखने पर, इसका मान समीकरण 1 में रखने पर आप इसको नोट कर लीजिए। तब तक हम ई मिट देते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना, तब स्पष्ट समझ में आएगी। इसको लीजिए, मिट दिए। अब यहाँ देखिए एफ ए बी का जो मान है, एफ ए बी का मान वह मान है हमारा m1 v1 माइनस m1 u1 बटा f1, इसका मान t बराबर एफ बी ए का मान है माइनस में m2 v2 माइनस m2 u2 बाय t, ठीक है ना। अब ध्यान से समझिए, m1 v1 माइनस m1 u1 बराबर, इसका सिंबल चेंज होगा माइनस m2 v2 प्लस m2 u2 बाय
टी, ये टी और इसका ये टी कैंसिल हो गया, ठीक है ना। यहाँ हम मिटा रहे, क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब ध्यान दीजिए, जो इस साइड माइनस है उसको उस साइड ले जाइए, जो इस साइड प्लस है उसको इस साइड लाइए, यानी M1 V1 ये वाला इधर लाइए प्लस M2 V2 बराबर, ये इधर से पहले इधर आएगा M1 U1 और प्लस M2 U2 आ गया। यहाँ देखिए, ये था टक्कर के बाद और ये है टक्कर के पहले, यानी इसको हम लिख सकते हैं टक्कर के बाद, टक्कर के बाद कुल संवेग, काहे कि जोड़ दिए हैं, ठीक है ना, जोड़ दिए हैं, टक्कर के बाद कुल संवेग बराबर u वाला वेग वाला पहले था, यानी टक्कर के पहले कुल संवेग, कुल संवेग देखिए आपस में क्या होता है, बराबर होता है। टक्कर के बाद जो संवेग था वो संवेग और टकराने से पहले जो संवेग था वो संवेग, दोनों संवेग का मान आपस में क्या हो जा रहा है, बराबर हो जा रहा है। अतः हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि इसका कुल संवेग क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। अतः कह सकते हैं इसका कुल संवेग संरक्षित रहता है, संरक्षित रहता है। आप इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए, ठीक है ना। यानी टकराने से पहले का कुल संवेग और टकराने के बाद, ये देखिए टकराने से पहले का कुल संवेग, ठीक है, और यह है टकराने के बाद का कुल संवेग। तो टकराने से पहले जो संवेग था वो संवेग और टकराने से पहले जो संवेग था वो संवेग, दोनों संवेग आपस में क्या हो रहा है, बराबरी आ रहा है। यानी इसके संवेग का जो संरक्षण हुआ वह सुरक्षित रहा, यानी ना संवेग बदला, ना यानी ना संवेग बढ़ा और ना ही संवेग घटा, यानी संवेग पर कोई असर नहीं पड़ा है, ठीक है ना। इस चीज़ को हमने यहाँ क्या किया है, सिद्ध कर दिया, ठीक है। ये संवेग संरक्षण का सिद्धांत था, आप इसको बढ़िया से नोट कीजिए, ठीक है ना। आप इसको बढ़िया से सीखिए, ये आपके लिए संवेग संरक्षण का सिद्धांत बहुत इम्पोर्टेंट था, ठीक है ना। मिलते हैं फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए और मस्त रहिए। हाँ, जाने से पहले एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरे चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो आपसे सादर अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के वीडियो आपको लगातार मिलता रहे, ठीक है ना। और यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हाँ, आप इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ जितना से हो सके उसको शेयर कीजिए, ठीक है ना, ताकि हमारा मोटिवेट अंदर से हम होते रहे। फिलहाल मिलेंगे हम कभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए और मस्त रहिए। आपको ढेर सारा प्यार हमारी तरफ से।